तो बंगाल चुनाव के नतीजों ने लोकतंत्र का फैसला सुना दिया, लेकिन सत्ता की कुर्सी का संग्राम अभी खत्म नहीं हुआ। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भी ममता बनर्जी ने वो कर दिया जो अमूमन कम ही देखने को मिलता है। ममता ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया और उनका कहना है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। हार के बाद ममता बनर्जी के बयानों में साफ तौर पर खींच और निराशा दिखाई दे रही थी। वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं, बीजेपी पर सीटें चुराने का आरोप लगा रही हैं और यहां तक कि खुद पर हमले की भी बात कह रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में जनता के जनादेश के ऊपर कोई नेता हो सकता है? ममता कह रही कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन क्या संविधान उन्हें इसकी परमिशन, इसकी इजाजत देता है? बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद ममता बनर्जी ने अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार करते हुए दावा किया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई हैं। उन्होंने इसे जनता का जनादेश नहीं बल्कि अनैतिक और अवैध जीत करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि चूंकि हम चुनाव हारे नहीं हैं बल्कि हराए गए हैं, इसीलिए इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। ममता ने आरोप लगाया कि भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर उनके साथ हाथापाई और धक्का मुक्की की गई है, मारपीट की गई। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों को गुंडा कहते हुए दावा किया कि उन्हें पेट और पीठ पर लात मारी गई। जहां ममता बनर्जी अपनी बार के लिए चुनाव आयोग पर यानी इस बार के लिए चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ती दिखी, तो चुनाव आयोग ने दीदी के बयान को झूठा और पुलिंदा यानी झूठ का पुलिंदा बता दिया है। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. They just thrust me, throw me out from the counting station. धक्का देके देके मार के निकाला। How they misbehave with me. तो ममता बनर्जी के बयान से लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में करीब 46% वोट शेयर के साथ बीजेपी की प्रचंड जीत को वो पचा नहीं पा रही। हार के बाद हमले और धांधली के आरोप उनकी राजनीतिक खींच को दिखाता है। कल तक जो ममता एकला चलो की बात कर रही थी, हारते हारते ही उन्होंने राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की भी उनको याद आने लगी। इससे उनके राजनीतिक स्वार्थ के तौर पर देखा जा रहा, ताकि हारने के बाद उन्हें सहानुभूति मिल सके। उनके बयानों पर सवाल उठ रहे कि अगर बंगाल में ईवीएम खराब थी या चुनाव आयोग पक्षपाती था, तो फिर उन्हीं सुरक्षा बलों और आयोग की निगरानी में हुए केरल और तमिलनाडु के चुनावों को वो सही क्यों मान रही हैं? क्या ममता बनर्जी अपनी रणनीतिक नाकामयाबी को छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? सुनिए। मालूम था कि ममता बनर्जी संविधान विरोधी है और पहली बार नहीं कि संविधान का विरोध करते करते अब वो ऐसा विक्टिम कार्ड खेल रही है। मतलब हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनके पास विक्टिम कार्ड। चुनाव हारो तो इलेक्शन कमीशन को दोष दो और बोलो मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। आप इस्तीफा ना भी दे तो संविधान के हिसाब से असेंबली तो डिसॉल्व होनी है, आपकी सदस्यता वैसी ही जाएगी। परंतु ये जो ग्रेस दिखाना होता है, पहले ये 2021 में प्री और पोस्ट पोल वायलेंस करते थे, अब ये पोस्ट पोल ड्रामा और टेंट्रम फेंकते हैं। आप थोड़ी ना कह सकते कि मैं संविधान के विरुद्ध खड़ी हो जाऊंगी। ये अधिकार उनका थोड़ी ना तय करने के लिए कि मैं इस्तीफा दूंगी या नहीं दूंगी, मैं दफ्तर में रहूंगी या नहीं रहूंगी। तो जनता ने तय किया। संवैधानिक और चुनावी प्रक्रिया में स्पष्ट हो गया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। और हर बार संविधान की बड़ी बड़ी दलीलें देकर कहना कि संविधान खतरे में है, वो तो खुद संविधान पर एक खतरा बन रही है इस रूप से, इस बात को रखकर। तो ममता बनर्जी थोड़ी ना कह सकती है कि मैं नहीं इस्तीफा दूंगी। जनता ने तय किया, जनता जनार्दन है, आप सत्ता में नहीं रह सकते, हमें आपकी सरकार नहीं चाहिए। अब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो जो बात कह रही है वो बेबुनियाद है। वहीं एक सवाल जो सभी के जहन में इस वक्त चल रहा होगा, अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो बंगाल में किस तरह का संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? संसदीय लोकतंत्र में सिर्फ वही मुख्यमंत्री रह सकता है जिसके पास सदन का विश्वास हो, और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। ऐसे में ममता के पास सरकार चलाने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं बचा है। अगर मुख्यमंत्री हार के बाद इस्तीफा नहीं देता है तो राज्यपाल उसे बर्खास्त करने की शक्ति रखता है। ऐसे में राज्यपाल नए बहुमत वाले दल यानी कि बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देंगे, और इसके बाद भी अगर ममता बनर्जी अपनी जिद पर अड़ी रही तो अगला कदम बेहद कड़ा होगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होती दिखी तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकती है। अगर जरूरी हुआ तो सुरक्षा बलों के जरिए सत्ता का हस्तांतरण करवाया जा सकता है, जो बंगाल की छवि के लिए एक ब्लैक डे होगा।
गई, ऐसी परिस्थितियों में रिजाइन ना करना ये कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि संविधान साफ तौर पर ऐसी परिस्थितियों को डील करने के लिए इस बात को कहता है कि अगर कोई भी आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर अपने पद से रिजाइन नहीं करता है और उसकी मेजॉरिटी नहीं है तो उसको जो है गवर्नर वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। उसी परिस्थितियों में गवर्नर नई पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो बड़ा लार्जेस्ट पार्टी है, उसको बुलाएंगे, फ्लोर पर बुलाएंगे, उसको अपना बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे। और अभी जो विधानसभा चुनाव होने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद और नए मंत्रिमंडल के गठन तक ये गवर्नर की प्लेजर पर निर्भर करता है कि वो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। और अभी की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत में चलती आ रही है, जब से संविधान बना है तब से यही रहा है कि आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हमेशा जाते हैं, हमेशा रिजाइन करते हैं और गवर्नर उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब तक नए मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता है तब तक आप इस पद पर बने रहिए केयर टेकर मुख्यमंत्री की तरह। तो जाहिर सी बात है कि आप समझिए कि इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि पहली बार इतिहास में मुझे लगता है कि लोगों को यह पहली बार जानकारी मिली कि कोई चुना हुआ अगर सरकार बदल गई है और उसके बावजूद जो पुराना मुख्यमंत्री है चुनाव हारने के बावजूद अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं। हालांकि उन्होंने पहले कहा कि हम इस्तीफा देंगे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने पूरी तरीके से बयान बदल दिया कि मुझे तो हराया गया है, मैं हारी नहीं हूँ और ऐसे में मैं इस्तीफा नहीं देने जा रही। लोकभवन, अब सवाल बड़ा गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी का कदम क्या होगा, राज्यपाल का कदम क्या होगा, क्या वाकई में इस तरीके से कंडीशन बनेगी कि यहाँ पर कोई उहापोह की स्थिति पैदा ना हो जाए। तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। एनके मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्वागत है आपका। इसके अलावा रवि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कुशाग्र सक्सेना कांग्रेस के प्रवक्ता, संजय सरकार टीएमसी नेता और संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक, साथ में एनके जी का मैंने परिचय करवा दिया और कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत में करना चाहूंगा सबसे पहले एनके मिश्रा जी आपसे ही, मैं चाहूंगा जल्दी जवाब दीजिएगा ताकि पॉलिटिकल पार्टियों से भी रिएक्शन ले लें। ये क्या सिचुएशन पैदा कर रही है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में? ये सिर्फ और सिर्फ तकरार की स्थिति पैदा कर रही हैं। हाँ। अपनी एक जिद की, अगर आप देखें जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने किया था वैसे ही स्थिति ये भारत में पैदा करनी चाह रही हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही। और इस पे मैं कहूं कि अगर अच्छे से कोई बता सकता है तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका कमेंट लेना आपको ज्यादा जरूरी है। मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि तैयारी तो वही लोग कर रहे होंगे, चुनौतियां उन्हीं के सामने इस वक्त है। बिल्कुल। रवि त्रिपाठी जी जरा बताइए सर, क्या करेंगे आप लोग? ममता बनर्जी साफ कह रहे हैं कि मुझे तो चुनाव आप लोगों ने हरवा दिया है, धन बल, बाहुबल, एजेंसी बल सबसे मिलकर 100 सीटें आप लोगों ने चुराई है, ऐसे में मैं तो सीएम कुर्सी ना छोड़ रही भाई। नहीं, हम तो संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे और आप जानते हैं कि संविधान की प्रक्रिया क्या है। जब भी चुनाव होता है तो जो भी जिस दल को बहुमत आता है, सबसे ज्यादा विधायक उसके जीतते हैं, चाहे जिसके सांसद सबसे ज्यादा जीतते हैं, वो जाकर क्लेम करता है। हम जाकर राज्यपाल के पास क्लेम करेंगे, हम बताएंगे कि हमको जनता ने मैंडेट दिया है। अब राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि उसको बुलाते हैं, नेता चुनते हैं, किसको नेता चुनते हैं और किसको मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ देने के लिए बुलाते हैं। और उसमें जब इस तरह का संकट खड़ा होता है, मुख्यमंत्री तब तक इस्तीफा नहीं देती है जो ड्रामा कर रही है। अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का, क्या हाल हुआ डोनाल्ड ट्रंप का उस समय। आप जितना भी ड्रामा कर ले, केजरीवाल साहब जितना भी ड्रामा कर ले, और इस देश में एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी जी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उन्होंने तो कोर्ट को कहीं ना कहीं धमकाना शुरू कर दिया था। 1971 का चुनाव उनका ऐसा चुनाव था जिसको कहीं ना कहीं उसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, और कोर्ट ने जब उनको खारिज कर दिया तब भी वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो एनार्किस्ट जो लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। उसके बाद उन्होंने देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया और उस इमरजेंसी जो लागू किया उन्होंने, उसके बाद क्या नतीजा हुआ वो अपने देश में, पूरे देश ने देखा है। तो ऐसे लोग जो कुर्सी का मोह रखते हैं, जो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो डंडे के बल पर कुर्सी चलाना चाहते हैं, उनका हश्र दुनिया ने देखा हुआ है। चाहे दुनिया ने कही है चाहे देश ने कही, सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। भारत संविधान से चलता है और संविधान में बड़ी क्लियर कट सब चीज लिखा हुआ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और साथ साथ चौथा स्तंभ जो आप हैं पत्रकारिता, इन सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। तो अगर नहीं होगा तो न्यायपालिका जाने का भी हमारे पास अधिकार है, लेकिन मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत होगी। राज्यपाल फैसला लेंगे इस पे, राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, संवैधानिक सारी संस्थाएं हैं। चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, सौंपेगा कि भाई इतने विधायक जीते हैं, चुनाव आयोग सबसे पहले रिपोर्ट सौंपता है। तो तमाम सारी चीजें संवैधानिक व्यवस्थाओं में मौजूद है, तो हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है। अब इंतजार कीजिए, 1-2 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाए। हो सकता है ममता बनर्जी को हैंगओवर हो, 1-2 दिन हैंगओवर होता है, हैंगओवर के बाद शायद मान जाए। कुछ लोग उनको कहीं ना कहीं गलत सलाह देने वाले होंगे,
राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो संविधान को मानते नहीं है, संविधान के धज्जी उड़ाते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, जो नहीं मानते, जो कहते नहीं, हैं ये बड़ी जबरदस्त बात कही आपने। कैसे हो जीत सकता का है? हैंगओवर तो पूरी समझ में दुनिया आता में है, भारत के जीत का हैंगओवर संवैधानिक समझ में आता है, लेकिन हार का हैंगओवर बड़ा गजब है कि मुख्यमंत्री कुर्सी ही छोड़ने को तैयार नहीं। संजय सरकार जी, अरे संविधान लेकर आप लोग इंडिया गठबंधन जब बनाए थे, हाथों में लेकर घूमते थे, ममता दीदी बार बार कह रहे कि संविधान का उल्लंघन किया गया क्योंकि एजेंसियों के जरिए वोट चोरी यहां पर की गई, सीट चोरी की गई है, और वही जो है कि नेता फिर कहते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या जबरदस्ती है? देखिए, महान संविधान, महान लोकतंत्र के बीच में हम बैठे हुए हैं, और महान लोकतंत्र, महान संविधान के बीच में हम एक ही बात बोलने चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए गणेश कुमार जी के और उनको टीम के हम धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और जो सेंट्रल फोर्स वहां पर डिप्लॉय थे उनको लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बड़े तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर से उतर के जो काम किया है, हकीकत में मतलब ये धन्यवाद देने के जगह में है। मैं आपको बता दूं। नंबर 2, आप बताइए तो हिंदुस्तान में कौन से इसे विधानसभा इलेक्शन में, असेंबली चुनाव में, अपने इलेक्शन में, एक कॉन्स्टिट्यूशन में रात 10 बजे तक 200 जो बूथ रहता है उसमें 10 बजे तक उसमें काउंटिंग होता है। जहां पर एक लोकसभा में 1800 से 2000 ये बूथ रहता है, उसमें 2 बजे तक काउंटिंग खत्म हो जाता है। यहाँ पर रात 10 बजे तक काउंटिंग चला है। आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री को कौन से ऐसे जगह है हिंदुस्तान में बताइए तो एक मुख्यमंत्री को लात मार के जोर जबरदस्ती करके बाहर भगा दिया जाता है, अंदर में मतलब ये क्या होता है? ये तो कहा जा रहा है कि विक्टिम कार्ड खेल रही ममता बनर्जी, बीजेपी कह रही है लात मारा, चोट लगी है, कहीं तो दिख रहा होगा। ममता बनर्जी इतने हल्के में तो होता नहीं है, हो सकता है पोलिंग का अंदर से ही वो इस तरीके से। सरकार जी, मैं यहाँ पे एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, और सीएम की अपनी सिक्योरिटी होती है। खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप मेरे को खत्म करने दीजिए, उसके बाद बोलिए। बिल्कुल आप कर लीजिए, लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, 2014 2 अक्टूबर की घटना। मनोज अग्रवाल, आप थोड़ा रहिए, आपको बीच में हम बोले नहीं, आप मेरे बीच में मत बोलिए। आप जब मैं खत्म करेंगे आप बोलिए आराम से, मेरे को कोई एतराज नहीं है। ठीक है, जल्दी। अगर सीसीटीवी फुटेज है और सीटी वहां पर तो मोबाइल किसी को अलाउ नहीं है, मोबाइल तो किसी को अलाउ नहीं है। मोबाइल में आपको रिकॉर्ड करके लेके आके दिखाएंगे, उस तो कोई जगह है ही नहीं है। आज लोकतंत्र में लोकतंत्र के उपाय से अगर जीतते थे तो मेरे कोई नहीं, आज लूट तंत्रों के हिसाब से वो जीते हैं। मैं आपको बता दूं, 100 से ज्यादा विधानसभा में, जहां 180 विधानसभा हम लोग जीत रहे थे, किस तरफ से चुनाव आयोग और ये आपको मतलब ये सेंट्रल फोर्स ने मिलकर जो काम किया है बहुत गलत। मेरे यहाँ पर मेरे एक एजेंट था जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक रैली भी नहीं हुआ मेरे विधानसभा इलाका में, एक रैली भी नहीं किया, रैली नहीं मतलब प्रचार तो बहुत दूर का, रैली भी नहीं किया। यहाँ 25,000 वोट से जीता कि हम तो पूछे भाई क्या कारण था, क्या किया था, आप मेरे को बताओ। अरे वो तो बीजेपी की लहर बता रहे लोग, भगवा का लहर। आप लोग यही नहीं समझ पाए कि अंडर करंट क्या चल रहा है, और जनता ने वोट डाल दिया। सर मैं आता हूं, दो और मेहमान हैं, मैं बारी 1 घंटा हम लोग चर्चा करेंगे। संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, अच्छा मैं आता हूं, संजीव जी आपके पास आता हूं। पहले कुशाग्र सक्सेना से एक बार, चूंकि इंडिया गठबंधन का भी जिक्र हो रहा है पोस्टरों में और आज याद भी आ गई है, जरा वो भी साथी पूछ रहे हैं उनसे। कुशाग्र जी, आज ममता दीदी हार गई तो आप लोगों की याद आ गई, और अचानक से कांग्रेस जो कल राहुल गांधी जब चुनाव कैंपेन के दौरान ममता दीदी को कोस रहे थे, हारने के बाद फोन करने लगते हैं। ऐसा क्या हो जाता है अचानक से हारने के बाद, या लग रहा है कि अब साथ नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी? मैं आपको बताता हूँ ये क्या हो जाता है। चुनाव लड़ा जाता है, हमारा हक है हम चुनाव लड़े, ममता जी का हक था वो चुनाव लड़ी। इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए है लार्जर नैरेटिव के लिए कि भाजपा की षड्यंत्रकारी लोकतंत्र की हत्या करने वाली जो नीतियां हैं उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट था, है और रहेगा। हमने भी ममता जी के खिलाफ प्रचार करा, ममता जी ने हमारे खिलाफ प्रचार करा, मगर जिस तरीके से भाजपा ने इलेक्शन कमीशन, सीआरपीएफ, सिक्योरिटी पर्सनल, सीबीआई, ईडी एजेंसियों का दुरुपयोग करा है, आज 2,40,000 लगभग सिक्योरिटी पर्सनल बंगाल में उतार दिए जाते हैं। जिस तरह टीएमसी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगातार मारने के वीडियोस आ रहे हैं, किसी के हत्या के वीडियोस आ रहे हैं। अरे रवि त्रिपाठी जी, सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, वो झूठ बीच बोलते में मत बोलिए, शर्म आप करो, लोकतंत्र की हत्या करते हो, बेशरम पार्टी है। केरल में नियम अलग है। अरे व्यक्तिगत नहीं, आ जाइए। कल तक तो ममता बनर्जी के खिलाफ आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी ईडी सीबीआई क्यों नहीं भेज रही, और आज आप कह रहे हैं कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। अरे भाई साहब, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, रवि त्रिपाठी जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, बारी बारी से बोल लीजिए, अच्छा भी लगेगा। नैरेटिव सेट कर लीजिए। हाँ
देखिए, सबसे पहली बात, जिस तरीके से लगातार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तो कम से कम विपक्ष की आवाज को, शिकायतों को तो सुना जाएगा, या उसे भी नहीं सुना जाएगा। हम केरल जीते हैं, कर्नाटका जीते हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार चुनाव आयोग की कमियों के सबूत राहुल गांधी ने दिए। नेता विपक्ष अगर कोई आरोप लगा रहे हैं, क्या उसकी जांच करने का भी अधिकार नहीं रह गया इस लोकतंत्र में? अगर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में कमियां हैं, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि भाजपा की कमियां है। भाजपा इतना उत्तेजित क्यों हो जाती है? क्योंकि मिले हुए चीफ इलेक्शन कमीशन से 2023 मिले हुए होते तो कैसे केरल जीत जाते सर? अरे वाकई में खेल होता तो केरल भी तो नहीं जीत पाते आप। यहाँ क्या नाम है, तमिलनाडु में भी चीजें गड़बड़ हो जाती। अरे संजय यादव जी, आप नैरेटिव बना लीजिए। मैं कोई नैरेटिव नहीं बना रहा सर। मेरी बात तो सुनिए। सुन तो लीजिए। नहीं, नैरेटिव बनाने की बात करेंगे तो फिर मैं बताऊं पश्चिम बंगाल में क्या आप लोगों ने नैरेटिव बनाया। 3.5% जो आपका वोट गया वो ममता बनर्जी को डर पहुंचाया। आप यहाँ पर गलैया करते हुए दिखाई दे रहे, कोई नैरेटिव नहीं बना रहा। जबरदस्ती सच पूछिए, एक मिनट में और बाकी चीजों का ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं। एक मिनट का मैंने सबको समय दिया था, मैं आता हूं दोबारा। आप लोग लड़ने में समय खत्म करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। संजय उनियाल जी, आता हूं। अरे तो सर गलत बोलेंगे तो रोकूंगा नहीं, गलत बोलूंगा तो बोलेंगे तो रोकूंगा नहीं। मैं करेंगे तो मैं तो नहीं सुनूंगा। कुछ भी बोलेंगे तो नहीं बोलने दूंगा ना सर। इस मंच पे कम से कम आप अपना पक्ष रखिए, नैरेटिव मत बनाइए। संजय उनियाल जी, आता हूं सर, आता हूं। कुशाग्र भाई आता हूं। संजय सरकार कुछ दिखा रहे हैं सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। संजय उनियाल जी, किस तरह से मर्डर किया, संजीव जी मर्डर किया देखिए। संजीव जी, एक कार्यकर्ता, किस कार्यकर्ता को किस तरह से मर्डर किया, इनको चुप कराएं, इनको, इनकी सारे शांत हैं, बोलिए। मुझे लगता है कि विडंबना है, इतनी थंपिंग मेजोरिटी से एक पार्टी जीतती है, इतना जबरदस्त तमाचे की गूंज दूर तक जाती है। केरला में ये जो सज्जन शोर मचा रहे थे, आऊंगा, समय दूंगा प्रॉपर। वो सबको मैं समय दूंगा। केरला में क्या हुआ, केरला में जीतने के बाद फिर ये जो है इतने हड़बड़ाए हुए हैं, इतने बौखलाए हुए हैं, इतने हताहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जब पूरे भारतवर्ष के नक्शे को भगवा देखते हैं ना, तो इनको रात को नींदें नहीं आती। इनका दिमाग जो है परिवारवाद के आसपास, एक ही परिवार के आसपास सिमट के रह गया है। और यही कारण है इस तरह के प्रवक्ताओं का टीवी पर रहना उसको और जो है उज्ज्वलित करता है। और जो है अब ये देखिए बदतमीजी शुरू कर देते हैं, बदतमीजी शुरू कर देते हैं। इनकी आवाज बंद करिए, बदतमीजी करेंगे तो ये बोलिए सर, बोलिए। जीरो हो गए। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाने का अधिकार मीडिया को भी नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा संयम रखने का अधिकार सबको सब रखें। बंगाल कुशाग्र जी, इतना बड़ा जीरो, कुशाग्र सक्सेना शून्य, कांग्रेस का शून्य। कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि आप ऐसे बदतमीज लोगों को बुलाएंगे नहीं तो मैं आपके नहीं, ऐसा संजीव जी ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। सारे प्रवक्ता है भाई, हार हुई अभी, आप समझिए ना इस बात को। हारे हैं अभी पश्चिम बंगाल, असम हारे हैं, तो हारने के बाद थोड़ी तो थोड़ी तो दिखती है ना। ठीक है, देखिए संजय सरकार कितने अच्छे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद वो समझ रहे हैं कि भाई अब हमें क्या, हमारी क्या जिम्मेदारी है, भूमिका है। बड़े आराम से इत्मीनान से बोल रहे हैं संजय जी। इसके बाद से ना मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बड़े अच्छे से तथ्य दूंगा। आता हूं। संजीव जितने संजीव जी की बात पूरी नहीं हो पाई। संजीव जी जल्दी से सर, आप ही लग रहा है कि फ्रेम आपका हैंग हो गया, बोलिए। हाँ, मैं आता हूं। जितने भी इंडिया गठबंधन या सरकार जी टीएमसी के प्रवक्ता हैं या बाकी लोग भी, एक चीज ध्यान रख लें, ये जो आरोप लगा रहे हैं सीबी, ईडी, एनआईए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी एजेंसियां हैं इनकी, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर, मैं अपने से नहीं बोल रहा, ये गूगल पे भी है, इसीलिए मैं मोबाइल खोल के रखा हूं। 2 अक्टूबर 2014 को बर्धमान के खगरागढ़ इलाके में एक घर में बम विस्फोट होता है दोपहर के 12 बजे। ये कौन लोग थे? जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। वो जिसका घर था वो कौन था? टीएमसी का नेता। उस टीएमसी नेता का नाम क्या था मैं आपको बताता हूं। उनका नाम था नूरुल हसन चौधरी। उन्होंने 2008-13 के और उसी के नीचे, उसी घर में निचले माले पे टीएमसी का कार्यालय चलता था और दूसरे माले पे यह बम विस्फोट हुआ था जिसमें 4 लोग पकड़े गए थे। 19 लोग संदिग्ध थे।
इस पे बहुत लंबी चीजें चली। उसके बाद उसको 2008 और 2013 के पंचायत चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने उसे चुनावी कार्यालय बनाया था। इसी के बाद ये सारी एजेंसियां के नजरों में भाई साहब आप लोग खटके, क्योंकि जो एजेंसियां के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, इंटेलिजेंस के जितने भी धुरंधर हैं, जितने भी शिकारी हैं, वो आप पे चील और बाज की तरह नजरें रखते हैं, क्योंकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। और टीएमसी जो थी, आप जितने भी एमआई के पर्सन से बात कर लीजिए, जितने एक्स एम्बेसडर से उनसे बात कर लीजिए, आरएनडब्ल्यू के अधिकारियों से बात कर लीजिए, एक्स आरएनडब्ल्यू के अधिकारियों से बात कर लीजिए, उनके दिल में और दिमाग में एक ही चीज खटकता था कि टीएमसी गलत नहीं है, लेकिन टीएमसी में जो बांग्लादेशी इनपुट्स आके इंटर हो गए हैं, जो आईएसआई आके इनपुट हो गई है, जो सीआईए के पर्सनल्स आके इनपुट हो गए हैं, इंटर कर गए हैं और वो उनको चला रहे हैं, तो ये देश के लिए खतरा था। ये वही धरती है बंगाल जहां से टैगोर जी निकले, जहां से स्वामी विवेकानंद निकले। वो सांस्कृतिक धरती है, वो कला की धरती है। उस कला की धरती को इन लोगों ने हरे टिड्डों से, आप किसी को बुरा लगे हरे मतलब हरे रंग में और उस तरीके से एकदम खत्म करने की कोशिश कर दिए थे। अब ये जो बौखलाहट है, और जो आप पूछे ना कि दीदी क्यों 4 मई दीदी गई और दीदी जाने के बाद खिसियाइन बिल्ली खंभा नोचे और उसके बाद से वो पलट गई कि मैं अब मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं दूंगी, इसके कारण है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं और उसके बाद से बाकी लोग बोले। बिल्कुल, इसमें टीएमसी के जितने कार्यकर्ता वो कह रहे थे कि मेरे कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। अरे कार्यकर्ता की हत्या नहीं हो रही है, अभी तो आप देखिए क्या होने वाला है। करप्शन, आज सचिवालय में जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस को लगाना पड़ा, वहां से निकलने वाले जितने भी अधिकारी थे, जितने भी कर्मचारी थे, उनकी जांच करके उनको बाहर जाने दिया जा रहा था। दूसरा, बुलडोजर एक्शन। ये बुलडोजर मुझे लग रहा है कहीं वहां पे ऐसा ना हो जाए कि प्रधानमंत्री बुलडोजर कहते हैं कि एक कोई वहां पे योजना चालू हो जाए, उसके बाद से पुलिस एक्शन। पुलिस एक्शंस में देखिए आज की ही शांतनु सिन्हा कोलकाता के डीसीपी, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया। क्यों हुआ भाई? अगर पाक साफ हैं और आप दूध के धुले हुए हैं, गंगा के धुले हुए हैं, क्यों हो गया? उसके बाद एसटीएफ, एटीएस, ये सेल काम करना चालू करेगी। एनआईए ऑलरेडी कर रही है। मद्रास नेटवर्क, अब सोचेंगे ये मद्रास नेटवर्क क्या है? तमिलनाडु क्यों जीते? टीबीएफ युवाओं के वोट से तो जीती ही है। टीवीके ये बांग्लादेशी रोहिंग्या, आप ही लोग न्यूज चलाते थे, पूरी मीडिया में है कि कैसे बांग्लादेश से इंटर होते थे। कहां? पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, असम में, और वहां से ये डिपोर्ट करके कहां जाते थे? ये बातें तो सही हैं सर। नहीं, मैं आगे बता रहा हूं। मुझे ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं इस बात का जवाब दीजिएगा कि आखिर जो है ये सारी जो प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री या भारतीय जनता पार्टी या भगवा की लहर, ये विपक्ष भी बार बार पूछता है, ये उत्तर, पूरब और पश्चिम में क्यों है? दक्षिण जाते जाते ये लहर खत्म क्यों हो जाती? और जितने ईडी सीबीआई के छापे जो है कि इन पार्टियों पर पड़े, दक्षिण में कोई बहुत कम दिखाई देता है। वहां पर आखिर क्यों इनका इस्तेमाल नहीं होता? तभी तो लोग पूछ रहे कि मिनसबों का इस्तेमाल करके आपने लूट लिया। ठीक, मैं आऊंगा, समझूंगा इस बात को लेकर। बंगाल चुनाव के नतीजे पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया। बीजेपी की महाविजय के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा आरोप लगाया जिसने सबको चौंका दिया। दीदी का कहना है कि उनकी 100 सीटें चुराई गई। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद हैरानी की बात यह है कि कल तक बंगाल चुनाव में ममता को कोसने वाले राहुल गांधी आज उनके इस दावे के सबसे बड़े वकील बन गए। वहीं ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया और इसे और मजबूत करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें फोन कर अपना समर्थन दिया है और चुनाव में हारने के बाद ममता को इंडिया गठबंधन की याद आने लगी है। इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए संकल्प ले रही है ममता बनर्जी। सुनिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बयान था। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong.
for the next days. तो ममता बनर्जी का यह बयान चुनाव हारने के बाद आया, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले इंडिया अलायंस की एकता कहां थी। बंगाल चुनाव में बीजेपी की महाविजय से यह तय हो गया कि विपक्ष पूरी तरीके से बटा है। चुनाव से पहले एकजुट होने का दावा करता है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अपने स्वार्थ में सहयोगी पार्टियां लग जाती हैं। जहां इंडिया अलायंस के नाम पर विपक्ष बड़ा गठबंधन दिखाता है, लेकिन राहुल गांधी बंगाल में टीएमसी के खिलाफ रहे और चुनाव प्रचार में ममता पर प्रहार भी करते रहे। राहुल गांधी ने यहां तक आरोप लगाया था कि बंगाल में बीजेपी की मजबूती के पीछे टीएमसी ही जिम्मेदार है। वहीं ममता बनर्जी ने भी इंडिया अलायंस को बंगाल में घास तक नहीं डाला। सवाल यही है कि तब गठबंधन की पहल क्यों नहीं हुई, तब एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल क्यों चल रहा था। साफ है, दोनों अपने अपने स्वार्थ और वोट बैंक को बचाने की होड़ में लगे थे। वहीं विपक्ष फिर से एकजुट होने की कोशिश में लगा है। Rahul Gandhi, we spoke this morning, and he has expressed his complete solidarity with us, and is completely in concurrence with what our party supremo and chairperson has said yesterday in a tweet. राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती, तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर दिया। तो बंगाल में जनता ने जनादेश सुना दिया है। ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की एकता याद आने लगी। वो कह रहे हैं कि चुनाव चुराया गया है उनसे, तो राहुल गांधी भी सुर में सुर मिला रहे। लेकिन सवाल यह है कि अगर बंगाल में धांधली हुई तो केरल और तमिलनाडु के नतीजे पर विपक्ष क्यों नहीं सवाल उठा रहा। क्या वहां की ईवीएम अलग थी और वहां का चुनाव आयोग बदल गया था। अब जरा इस गणित को समझिए, जो बता रहा है कि बीजेपी की जीत के पीछे विपक्ष का जो बिखराव और अहंकार था। बीजेपी को 45.84% वोट मिले, जबकि टीएमसी को 40.80% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 2.97% वोट मिले, सीपीएम को 4.45% वोट, और अगर टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट के वोटों को जोड़ दे तो कुल 48.22% वोट बनता है। अगर ये तीनों साथ मिलकर लड़ते तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता, लेकिन तब इन्हें गठबंधन याद नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इंडी गठबंधन के सभी लोगों से बारी बारी बातचीत की, सभी लोगों ने मुझे भी फोन किया, मैंने भी इंडी गठबंधन के सभी लोगों से फोन पे बात की। मुझे तो समझ में नहीं आता ये इंडी गठबंधन क्या चीज है। ये फोन पे ही बात करने के लिए है, बीच बीच में हाथ पकड़ने के लिए है, ये क्या चीज है इंडी गठबंधन। ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, क्या हो रहा था इंडी गठबंधन का। राहुल गांधी जाके ममता जी के खिलाफ बोल रहे थे, ममता जी कांग्रेस के खिलाफ बोल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ रहे थे। फिर काहे का इंडी गठबंधन, ये काहे का इंडी गठबंधन और किस चीज के गठबंधन को लेकर ये लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी एक एक करके वैसी पार्टियों को इंडिया अलायंस से बाहर निकालती जा रही जो जीत में रोड़े अटका सकती हैं। बीजेपी के इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं को अपनी तरफ लाने के पीछे एक सोची समझी रणनीति मानी जाती है। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार माने जाने वाले नीतीश कुमार को बीजेपी ने चुनाव से पहले वापस एनडीए में शामिल करा लिया, जिससे गठबंधन की ताकत कमजोर पड़ गई। दक्षिण में पैर पसारने के लिए बीजेपी ने नायडू की टीडीपी के साथ चुनाव गठबंधन किया, तो पहले विपक्षी बैठकों में वो भी एक्टिव थे। वहीं शिवसेना और एनसीपी जैसे मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर बीजेपी ने महाराष्ट्र में विपक्ष के आधार को ही हिला दिया, और बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के भीतर असंतोष का फायदा उठाकर उनके बड़े चेहरों को अपनी ओर खींचा है। हाल ही में राघव चड्ढा सहित आपके साथ राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी के साथ जुड़ने का फैसला किया, तो बीजेपी की जीत इसकी 360 डिग्री वाली रणनीति की वजह से है। बंगाल में आज कमल खिला है, तो बीजेपी वहां सालों से अपनी रणनीति पर काम करती रही। वहीं इंडिया अलायंस में जिस जोश के साथ एकजुटता का संकल्प लिया जाता है वो चुनाव के आते आते तक बिखर जाता है। बंगाल में जीत के बाद इसीलिए बीजेपी का जोश आई है। वहीं ममता बनर्जी हारने के बाद खुद को आजाद बता रही हैं और फिर से इंडिया अलायंस को एक करने का संकल्प ले रही हैं। My target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now free bird. I gave full life for service to the people. Even these 15 years, I have not withdrawn one paisa of pension or I have not taken one paisa of salary also. But now I am free bird.
So I have to do some work. That I will manage to do it. देखिए, सारे मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और टीएमसी की तरफ से संजय सरकार थे, चले गए, उनसे जवाब लिए होते, लेकिन इस वक्त हमारे साथ संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबके पास बारी बारी से आएंगे। कुशाग्र जी, शुरुआत में आपसे कर लेता हूं, क्योंकि फिर वही सवाल घूम फिर कर आ जाता है। हालांकि दीदी को तब तो कांग्रेस को इन्होंने घास नहीं डाला था आपकी पार्टी को, जब अलायंस करने के बाद सामने आई थी, लेकिन वो जो हमने आंकड़ा दिखाया कि 48% प्लस वोट बैंक तीनों चारों पार्टियों को मिलाकर बनता है, अगर वाकई में आप लोग सिर्फ डबल नहीं करते, अलग अलग चुनाव नहीं लड़ते, बिखर के नहीं लड़ते, तो शायद आज बीजेपी की ये मजबूती न दिखती। और अब आप लोग चुनाव आयोग पर तमाम चीजों पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए संजय जी, मैंने पहले भी आपसे बात कही थी, मैं फिर कहता हूं कि इंडिया गठबंधन का जो हमारा एजेंडा है वो भाजपा जैसी ये जो बांटने की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं इनको नेशनल लेवल पर रोकने का। इंडिया अलायंस में हमारे कभी कोई दिक्कत नहीं थी। क्षेत्रीय जो चुनाव है, असेंबली इलेक्शन, हमेशा स्टेट के मुद्दों पे लड़े जाते हैं। हमारी सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी, हमने अपना चुनाव लड़ा, टीएमसी ने अपना चुनाव लड़ा। अब हमें लगता है कि हमें टीएमसी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुद्दा साफ है कि फिर से जो हम देख रहे हैं, जो हमने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में देखा कि किस तरीके से भाजपा जो है लगातार सीईसी का, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके सत्ता हथियाने की लगातार कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है और एक लंबी लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे को दो बातें कहनी फिर से करेंगे कि हमें समय नहीं दिया। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सबको समय मिलेगा। अभी आप अपनी नहीं, आप बोलो घर जाके हंसना पहले सुन लो, ठीक है। और जब आपने अभी बात करी बंगाल में इतना वोट मिला, उतना वोट मिला, मैं तमिलनाडु का भी कहता हूं, भाजपा शून्य रही, कांग्रेस को 4% से ज्यादा वोट मिला, भाजपा को 2% भी वोट नहीं मिला। केरला में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिला, भाजपा को 10% वोट मिला। लगातार अलग अलग राज्यों के अलग अलग नतीजे आ रहे हैं, जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। हमारी चुनाव आयोग से बस एक मांग है, सरकार से भी एक मांग है कि अगर चुनाव आयोग स्पष्ट है तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष जो बात कह रहे हैं, उसके जवाब दे दे। चीफ इलेक्शन कमीशन 2023 के बाद क्यों बदलना पड़ा नियम? पहले एक प्रधानमंत्री, एलओपी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनते थे, बदल दिया गया उसको नरेंद्र मोदी सरकार में। अब जो है प्रधानमंत्री, एलओपी और सरकार के एक यूनियन मिनिस्टर उसको चुनेगा। सर्च कमेटी जो कैंडिडेट्स को चुनेगी उसका लीडरशिप लॉ मिनिस्टर होगा। आखिर जब इन सारी चीजों का षड्यंत्र करा जाता है और लगातार हम चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष ने लगातार आवाज उठा के सबूत दिए हैं, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि वो सबूत हमने अपने घर पे बनाए हैं या हमने अपने घर से पीछे तो सवाल तो फिर खड़ा हो जाता है ना कुशाग्र भाई, कि फिर ये जो आप चुनाव आयोग पे आप बरस पड़े, लेकिन फिर ये चुनाव आयोग फिर कैसे केरल में सही हो जाता है, तमिलनाडु में कैसे सही हो जाता है? सुनिए, देखिए मैं वो भी बता रहा हूं आपको। मैं सुनिए संजय जी, अगर भाजपा को, हम अभी भी कह रहे हैं, कर्नाटका में हम जीते थे, हमने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमने कहा ठीक है, जिस राज्य में हम जीते हैं वहीं से जांच को शुरू कर लीजिए। अगर भाजपा को कोई दिक्कत है या किसी भी विपक्षी गठबंधन को कोई दिक्कत है केरल में, तमिलनाडु में, वो जाए, जांच की पूरी आवाज उठाए, हम साथ देंगे। हम तो अगर मशीन वाकई में खराब होती तो मुझे नहीं लगता कर्नाटक में आप लोग आते। किसी के पास भी अगर ये अधिकार है कि अगर वो इस तरीके से है ना, तो फिर आप इतना बड़ा राज्य कर्नाटक जीत गए सर, और उसके बावजूद सवाल उठा रहे हैं। सागर भाई की वह हालत है कि केरल में आ गए आप लोग, केरल में आ गए। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, मैं बहुत शालीनता से मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का शालीनता से झूठ बोले जा रहे हैं आप। इलेक्शन कमीशन चुप रहता है। आप एक्सपोज करिएगा रवि जी, अधिकारी नितिन जो है, रवि भाई इस मामले में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो चलते हैं उन्हीं के पास। कुशाग्र भाई, समय का ख्याल रखिए, अकेले नहीं है आप, 4 मेहमान हमारे साथ बैठे हुए। रवि त्रिपाठी जी, आपकी बारी। मैं सीधा एक बात कह रहा हूँ, अगर केरल में कोई दिक्कत है, तमिलनाडु में आप लोगों को दिक्कत है, कुशाग्र जी को बोलिए अब चुप हो जाए और सुने, बहुत बोल लिया उन्होंने। कुशाग्र भाई सुनिए, कुशाग्र भाई सुनिए, अब आपकी बारी खत्म होती है। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल देता हूं इनको, कितने ये लोग स्पष्ट हैं और कितने साफ हैं। 2009 से 2014 की सरकार, जिसमें टीएमसी भी थी और कांग्रेस भी थी, अलायंस की सरकार थी, और उसमें सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एमएस गिल साहब थे। उनको एमएस गिल साहब ने क्या ऐसा काम किया इस गठबंधन के सहयोग के लिए कि उनको राज्यसभा मनोनीत किया गया, और राज्यसभा मनोनीत करने के बाद उनको मंत्री बनाया गया। ये तो सीधा साधा एग्जाम्पल है। आप तो आरोप लगा रहे हैं, मैं तो सीधा सीधी बात कह रहा हूं कि आपने सीएसी को राज्यसभा सांसद बना के मंत्री बना, आखिर क्यों बनाया, क्यों ये उपहार दिया गया? पहली बात सुनिए, पहली बात, आप चुप रहिए, अब अभी चुप रहिए,
बिल्कुल चुप रहिए, अभी चुप रहिए। नहीं, लिख नहीं, लीजिए। नहीं, चुप रहने की बात करी, तमीज से बात करेंगे तो तमीज से जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, कोई बदतमीजी नहीं की गई है कुशाल भाई, कोई बदतमीजी नहीं की गई है। अपने अपने बारी में मैं कह रहा हूँ सारे प्रवक्ताओं से, सारे जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपको कोई पॉइंट चलता है तो सर आप लिख लीजिए, नोट डाउन करिए। इतना समय नहीं होता है कि बीच में टोकने का किसी को मौका दिया जाए। एक सेकंड रवि जी, कहाँ का गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन है। जिस नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की शुरुआत की थी, उसी नीतीश कुमार को इन्होंने किनारा कर दिया। कैसे ये गठबंधन करेंगे? इनको गठबंधन धर्म निभाना नहीं आता है। गठबंधन धर्म सीखना हो तो अटल बिहारी वाजपेयी से सीखिए, प्रधानमंत्री मोदी से सीखिए, अमित शाह जी से सीखिए, कैसे गठबंधन धर्म निभाया जाता है। आपको निभाना नहीं आता। जिस नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, मैंने उसको कवर किया था, मैंने उसको कवर किया था। पटना में पहली बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई थी, कर्नाटक में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, और दिल्ली आते आते वो नहीं 10 सेकंड सर, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा क्योंकि हमारे पास 2 और मेहमान हैं। मैं बीजेपी कांग्रेस आप दोनों लोगों की बात को सुन लिया, आरोप लगा रहे हैं, कुछ और मेहमान तो हैं। एक सेकंड, नहीं सुनिए, मैं सर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, फिर आरोप लगा देंगे, फिर आरोप लगा देंगे। संजीव कौशिक जी 35 में से 22 मंत्री हार गए। संजीव कौशिक, ठीक है सर, रवि जी आपकी बात समझ गया मैं। संजीव कौशिक जी, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं एजेंसियों का दुरुपयोग, अब जनता भी कंफ्यूज है। अगर कांग्रेस समझाए भी तो कैसे समझाए या टीएमसी समझाए? केरल आप चुनाव जीत जाते हैं, अगर वाकई में बीजेपी के पास इतना ये वर्कफोर्स काम करता है इस तरीके से मिलकर, तो तमिलनाडु में भी शायद 2-4 10-20-50 सीटें तो अपनी निकाली लेती कम से कम, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। जहां बीजेपी की लहर है वहां पर ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो है कि टेम्परिंग की जा रही है, प्रभावित किया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बात को समझाइए। दूसरा, मैंने ये कहा कि जैसे ही चुनाव हारते, आपने भी देखा कल परसों आप भी बैठे थे लगातार, इसके पहले एक दूसरे को गालियां दे रहे थे लोग, राहुल गांधी ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी राहुल गांधी को, और आज जैसे चुनाव हारे दोनों एक दूसरे से गलवैया करते दिखाई दे रहे। ये एकजुटता पहले होनी चाहिए थी, ये खामी है जिसकी वजह से हार हुई। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि केरल में क्यों नहीं चुनाव आयोग काम कर पाया और बंगाल में कैसे काम कर पाए, एक प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि पहले यदि इस तरह की बात कर रहे थे, एक दूसरे के प्रति यदि कटाक्ष कर रहे थे, एक दूसरे के प्रति यदि परस्पर विरोधी बात कर रहे थे, तो आज ये गलबैया क्यों करते दिखे? दोनों की परिस्थिति अभिन्न है। संजय जी, इस बात को समझने की जरूरत है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और टीएमसी भी एक अलग राष्ट्रीय पार्टी है। दोनों मिलकर के एक साथ नहीं, दोनों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के अपने कदम को बढ़ाती हुई जिस तरह से दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे उससे केवल एक पार्टी प्रभावित नहीं है, तमाम विपक्षी पार्टियां प्रभावित है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के मामले में जिस तरह से, एक चीज और मैं कह दूं कि इलेक्शन कमीशन की शाख यदि हम ये कह रहे हैं कि आज के वक्त में सबसे निचले स्तर पर है, तो कोई यदि ये कहता हो कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन की शाख क्या थी, यदि ये बात कही जाए, तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि पहले अब वाला यदि शर्ट खोल के कोई घूम रहा था तो हम पैंट खोल के घूमने लगेंगे क्या? ये कोई तर्क है ही नहीं। कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जाता। आज की डेट में ऐसा चीज नहीं हुआ। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने एग्जाम्पल दिया। रवि जी, हम अपनी बात रख लें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि बंगाल में 91 लाख के आसपास में यदि वोटरों का नाम कटा, तो निश्चित तौर पर इसके अगेंस्ट में जाने वाले सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में तकरीबन 11.88% के आसपास में ये नाम कटा था। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली, उसके बाद में कुछ लोगों के नाम रह गए जुड़े, और अंत में कुछ लोगों के नाम कट भी गए। वो 2 जगह थे उनके कट गए, जो गुजर चुके थे उनके कट गए। 27 लाख लोगों के नाम कट गए, और ये 27 लाख लोगों के नाम केवल तार्किक विसंगतियों की वजह से कटे थे। मतलब ये कि यदि आप संजीव हैं तो SANJI भी नहीं लिखा, यदि डबल E लिख दिए तो हमारे नाम कट गए। मेरे पिताजी के नाम में यदि कोई स्पेलिंग गलती है तो उसके नाम कट गए। मतलब माँ और बाप का नाम है, बेटे का नाम काट दिया। बेटे का नाम है, माँ का नाम है, पति का नाम काट दिया। शायद आपको जानकारी नहीं है। में जाया गया एक अपडेट कर दूं, अगर आप मौका दें तो एक अपडेट कर दूं जल्दी से। हाँ, सर बोलिएगा सर, बोलिएगा सर। 27 लाख, मेरी बात हो जाएगी, आप बोलिएगा। आप 27 लाख में 8 लाख हिंदू हैं। नहीं, एक बड़ा आंकड़ा एनके मिश्रा जी के पास है। मैं आता हूँ, एक बार सुन लेते हैं। कौशिक भाई, एक सेकंड। हाँ, मुझे लग रहा है कि एक डेटा लेके बैठे हुए हैं एनके मिश्रा जी। पहले कौशिक जी का थोड़ा सा और पार्ट सुन लेते हैं। कौशिक जी, संजय जी 10 सेकंड और दे दें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 27 लाख जितने पहले शुरुआती दौर में जो बंगाल में मतदाता थे, कुल 7 करोड़ 4.5 लाख के आसपास में, उसके हिसाब से कटे थे पहले 11%। जब 27 लाख कटे तो ये तकरीबन 4% के आसपास में हुए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो जस्टिस बागची ने ये बात कही थी। हालांकि उन्होंने इस बात में सुनवाई से इनकार किया और कहा कि नहीं,
एक बार वोट नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, पता नहीं, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में यह भी सुनने को मिले कि यदि आप वोट भी नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका मौलिक अधिकार है ही नहीं। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 4% जो वोट कटे हैं, क्या 4% मायने रखता है? पूरे बंगाल में 5% का अंतर है वोटों के मतों, मतलब भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के मतों में 5%। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, ममता बनर्जी ने आज कोर्ट को भी एक तरह से कटाक्ष किया है। एनके मिश्रा जी, हाँ, मैं एक शेर ये जरा समझाइए, 27 लाख का जो आंकड़ा है, फिर 91 लाख, मैं वही समझा रहा हूं, लेकिन उसके लिए ना मैं एक शेर से चालू करूंगा। और ये शेर कौन कह रहा है, ये लाइनें कौन बोल रहा है? ये इंडी गठबंधन बोल रही है, ये ममता दीदी बोल रही है। किसको बोल रही है? चुनाव आयोग को, सीईसी को, कि ना झटको जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाएंगे, तेरा तो कुछ नहीं होगा जालिम, मेरा दिल टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो यही हुआ है। कैसे हुआ है? 51 लाख SIR में वोट गए। ये वोट कैसे थे? उस 51 लाख, कुशागर भाई आप भी बड़े अच्छे से, और रवि भाई आप भी कहते हैं कि इसको देखिएगा, और ये आंकड़े में ऐसे वैसे नहीं, ये सारे डाटा हैं, नेट पे भी हैं और सीईसी के वेबसाइट पे भी हैं। उसमें से 51 लाख वोट में से 57,47,000 हिंदुओं के वोट कटे हैं। 91 लाख से 91 लाख में से ये कितने परसेंट हुए? 63% हुए भाई साहब। 31,01,000 वोट सिर्फ मुस्लिमों के कटे हैं। ये कितने वोट हुए? 34%, यानी कि आधा वोट कटे हैं। तब इतनी छटपटाहट है। ये 63,000 जो वोट थे वो कौन लोग थे? फर्जी वोटर थे, या जो अभी उनियाल जी बता रहे थे वैसे लोग थे, या मृत लोग थे जिनके नाम पे ये बूथ कैप्चरिंग करते थे जाके। इस तरीके से टीएमसी वहां पे कहते कि जितनी थी, जैसे जंगल राज में बिहार में लालू एंड कंपनी, शहाबुद्दीन एंड कंपनी और बाकी की जो गुंडा पार्टी थी वो करती थी, वैसे ही अब आते हैं। अरे भाई साहब रुक जाओ, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला। नहीं, अदब से ठीक है, सम्मान के साथ। सीनियर नहीं, संजीव जी सीनियर हैं, इस तरीके से नहीं बात कर दी है। आराम से, अदब से। संजीव जी, मैं मुझे लगा कि वो बोल रहे हैं। संजीव जी, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, थोड़ा सा सुन लीजिए। उसके बाद यही इंडी गठबंधन और टीएमसी बोल रही है, अरे भाई अब तो रहने दे सीईसी, फकत दर्द ही काफी नहीं फना होने को, फिर से आजा मिल लेते हैं, सारे इंडी गठबंधन मिल लेते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये हाल है, ऐसी हाल है। सर डेटा पे दोनों लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, डेटा पे जल्दी से। हाँ, डेटा पे बात कर रहा हूं। मौका दे तो छोटी चीज बताना चाहूंगा। हाँ, अच्छा, किसको मौका दे रहे हैं आप? जी रवि जी, जल्दी से। मैं एक चीज डाटा रखना चाहता हूं कि 27 लाख के, हाँ, मैं जल्दी से कहना चाहता हूँ, जो 27 लाख की बात की जा रही है, जो रह गए हैं, जो लिटिगेशन में मामला है, उस 27 लाख में 8 लाख के आसपास मथुआ समाज के लोग हैं जो हमें वोट करते हैं, और हम और ज्यादा मार्जिन से जीतते, क्योंकि उनको वोट नहीं देने का अधिकार मिल पाया। और गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार आते ही सबसे पहले सीएए के तहत इनको अधिकार दिया जाएगा, इनको भारत का नागरिक बनाया जाएगा। और दूसरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, देख लीजिए, ये लोग SIR का रोना रो रहे, सुन लीजिए, जो मैक्सिमम जल्दी से बता रहा हूं, कब से कुशाग्र भाई बोलना चाह रहे हैं। हाँ, SIR का रोना रो रहे हैं ये लोग, SIR का रोना रो रहे हैं। रवि भाई शमशेरगंज में जो सीट समझ गया मैं, रवि जी आपकी बात समझ गया मैं, आपकी पार्टी बीजेपी जो है 140 सीटों पे ही बढ़त बनाई है, जिसके बदौलत ये 206 सीटें लाई हैं। वो 140 सीटें किसकी थी? टीएमसी की थी। उस टीएमसी की सीट पे 2021 में बीजेपी कितने वोट के मार्जिन से हारी थी? 5,000 से लेके 15,000 SIR हुआ, तो पर सीट 20,000 से 30,000 वोट SIR में चले गए, यानी कि फर्जी वोटर थे, जिसका नतीजा हुआ कि वहां पे टीएमसी 90 सीटें बीजेपी को दी। ये 90 सीटें कैसे ले गई, इस पे टीएमसी को सोचना चाहिए, इस पे इंडी गठबंधन मतलब आप कह रहे हैं फर्जी वोटर थे जिनके जरिए प्रभावित करके चुनाव टीएमसी बार-बार जीतती थी। एक और डाटा है, सबसे ज्यादा SIR के जरिए जो वोट कटे हैं उसमें टीएमसी जीती है। नहीं तो SIR के जरिए जब वोट करता है तो सर बीजेपी को दिक्कत क्यों नहीं होती? लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी चुनाव आयोग के साथ खड़ी हो जाती है, विपक्ष को दिक्कत होने लगती है, ये मीठा मीठा हलवा कहां से आ जाता है? कुशाग्र भाई जल्दी से। हम तो प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं ना। कुशाग्र भाई हम प्रक्रिया का पालन करते हैं, इसलिए हमको दिक्कत नहीं होती है। खारिज कर दिया गया।
जब एडजस्टेशन के लिए ये लोग गए 27 लाख वोटों को सीधा सीधा इनएलिजिबल कर दिया गया, उन्हें वोट करने का कोई हक ही नहीं दिया गया। बात यहाँ पे हिंदू वोटर, मुसलमान वोटर, कम्युनिटी वोटर की है ही नहीं। यहाँ पे बात है कि बंगाल के कितने लोगों ने वोट किए और 9 मिलियन से ज्यादा वोटों को काट दिया गया। कम से कम इतना तो सोचिए, आप लोग सरकार चलाएंगे, कम से कम कुछ तो डेटा अपडेटेड रखिए रवि जी। हिंदू मुसलमान कम्युनिटी की बात ही नहीं है। बात है कि बंगाली उसका जो बंगाल के लोगों का हक था वो छीना गया। 9 मिलियन लोगों को हटा दिया गया, 90 लाख से ज्यादा वोट काट दिए गए, जिसमें से जो रीअपील करने गए उनको हक नहीं दिया गया, 92% वोट हो गया, नहीं दिया गया और नहीं हटा था तब 82% था। ये क्या लोचा है किसान भाई, क्या बात है, ये क्या लोचा है? अच्छा, कम टू द पॉइंट कौशिक जी। संजीव कौशिक जी, आखिरी सवाल मेरा है, समय खत्म हो चुका है। आखिरी सवाल है, आप विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? आपके हार गए हैं। हमारा ये जो लाइन, हमारी टैग लाइन अभी है, विपक्ष में जो बौखलाहट इस वक्त देखी जा रही है या फिर गलबैया कलेश की वजह से, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दोनों का कंपैरिजन करें तो अगर ये साथ में वाकई में लड़े होते तो 48% प्लस वोट लेके आए होते। ये कितनों कट जाता तब भी इनका वोट ज्यादा था। सीटें भी हो सकता है कि ठीक ठाक अच्छी आ जाती या सरकार बनाने की स्थिति में आते, लेकिन आपस में लड़ गए और उस बिखरने का फायदा तो होता है भाई दूसरी पार्टी को। देखिए संजय जी, मैंने पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल संजीव कौशिक जी से यह सवाल है मेरा सर, आप लोगों ने लड़ लिया आपस में। संजय जी, सवाल सिर्फ इस बात का है कि 27 लाख जो वोट कटे वो वैध थे या अवैध थे? क्या सचमुच में वो जो काटे गए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, मतुआ समाज के हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, टीएमसी को देते हैं या कांग्रेस को देते थे, जो वोट कटे, क्या सचमुच में उनके मतदाता या मतदान करने का जो अधिकार था उस पर डकैती हुई या नहीं हुई? और केवल इस वजह से मैंने कहा कि केवल इस वजह से कि नाम में त्रुटि, बाप के नाम में त्रुटि, बच्चे के नाम में बेटा मतलब ये जो, और कोर्ट, सबसे बड़ी बात ये कि मजाक बन के जनता रह गई कि जब कोर्ट ये कहता है कि एक बार नहीं वोट देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कल होकर कोर्ट ये भी कह दे कि आप वोट नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, तो इसके आगे तो कुछ बचता ही नहीं। अब कहाँ जाए आदमी फरियाद लेके? नहीं भाई साहब, इलेक्शन कमीशन साहब दिखाई दिया, इलेक्शन कमीशन साहब दिखाई दिया कि विपक्षी पार्टियों के जो प्रतिनिधि गए तो उसे गेट लॉस्ट कहता है इलेक्शन कमीशन। कहाँ जाए? चलिए ठीक के पास जाए तो कुछ ठीक है, लेकिन फिलहाल जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करना पड़ेगा। ममता बनर्जी कह रहे कि हम इस्तीफा देने को तैयार नहीं, लेकिन सवाल अब यही खड़ा होता है कि फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का, मूल्यों का कम से कम आपको तो सम्मान करना ही पड़ेगा। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, इंतजार करिए 9 तारीख को शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को। इसके पहले ममता दीदी चुनाव हारने के बाद जो स्ट्रीट फाइटर वाली भूमिका है वो किस तरीके से दिखाती हैं, क्योंकि अगर संवैधानिक नजरिए से आगे बढ़ता है तो बेहतर होगा, वरना ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी के लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएं। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।